जो उनका तेवर था, समाजवादी तेवर था, वो सत्ता में जाने के बावजूद, सत्ता के करीब रहने के बावजूद, सत्ता के साथ रह के भी वो अपना तेवर बरकरार रखे और आम आदमी के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका सतत संघर्ष चलता रहा। और परिणाम ये हुआ कि सत्ता से सीधी उनकी नाराजगी हुई, सत्ता उनसे नाराज हुई और परिणाम ये हुआ एक उपराज्यपाल जो केंद्रीय मंत्री रहा था, सांसद रहा था, उसके साथ अंतिम जिस तरीके से व्यवहार किया सत्ता पक्ष ने, यह भी अपने आप में देखने लायक है कि अगर सत्ता विभत्स हो जाए, विभत्स लोगों, कुत्सित लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो क्या होगा, क्या संबंध रहेगा, कैसे राजनीतिक संबंध होंगे, कैसे जनता से उनके संबंध रहेंगे। आज सतपाल मलिक पंचतत्व में विलीन हो गए, उसके साथ साथ वो अपने साथ बहुत कुछ छोड़ गए। आज उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, मरने से पहले अस्पताल में तो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी उनके साथ सत्ता पक्ष ने राजकीय सम्मान से उन्हें वंचित किया, जिसके वो हकदार थे, जिसके वो ये खास करके किसानों के भी इतने बड़े नेता और जो देश हमारे किसान अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है, उस साथी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो, यह भी इतिहास अपने आप में याद रखेगा। तो आज हम उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीत सिंह जी, हमारे साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों की अग्रणी नेता मेधा पाटेकर जी हैं, आपको भी और हम हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वसीर आरिफ साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ समाजशास्त्री, समाजवादी प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी का एक लंबे समय तक गहरा संबंध रहा है प्रोफेसर सतपाल मलिक से। हम चाहेंगे प्रोफेसर आनंद कुमार अपनी बात रखें, आप उन्हें कैसे याद करते हैं? श्री सतपाल मलिक को देश ने बहुत तकलीफ के साथ विदाई दी है, क्योंकि उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के इस दावे को बेपर्दा किया कि न खाएंगे न खाने देंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके साथ बहुत बेरहमी का बर्ताव होगा। ये सत्ता ने 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके, भारतीय किसान मोर्चा के संयोजक रह चुके श्री सतपाल मलिक के साथ पिछले 2-3 साल के आचरण में किया। जैसे आपने कहा, मैं सतपाल मलिक को 1967 से जानता था, जब वो समाजवादी विजय सभा के बड़े आकर्षक युवा नेता के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरे थे। और तब से अभी पिछले दिनों जब वो चिकित्सालय में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और उसके पहले मधुलिमा जी की जन्म शताब्दी के मुख्य अतिथि बन करके आए, तब हम लोगों का संवाद हुआ। उनको मालूम था कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, उनका मन मजबूत था, इसलिए पहले किसानों के सवाल पर और फिर सत्ता प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार को लेकर के वो खुलेआम बगावत की मुद्रा में आ गए। पिछले लंबे इतिहास में गवर्नर पद पर रहे किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का साहस दिखाना बेमिसाल है। मैं उनको जब विद्यार्थी जीवन में जानता था तब भी वो बहुत गंभीर, मिलनसार और सादगी पसंद छात्र नेता थे। और जब मैंने उनको 5 राज्यों के राज्यपाल पद से अवकाश लेने के बाद नई दिल्ली के उनके 2 कमरे के मकान में देखा, तब भी वही सादगी। मुझे एक बार उनको बिहार में जब वो राज्यपाल थे तब राज्यपाल भवन में मिलने का मौका मिला था, और उस साल जिस तरह से उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर पूरे बिहार के हर कार्यक्रम में गांधी को याद किया और कराया, और जिस तरह से बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार की सफाई करने के लिए एक लंबी झाड़ू लेके वो मैदान में उतरे, वो आज भी बिहार के लोगों को याद है। मैं गोवा में हूँ, गोवा में भी उनके कार्यकाल को लोग बड़े अपनेपन से याद करते हैं। आज ये बहुत अच्छा है बहुजन समाज द्वारा कि ऐसे एक जन सेवक को, जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जनता से भी जुड़ा, उसके दोनों रिश्तों में संतुलन था। एक तरफ वो जनता से जुड़े थे
एक तरफ से वो सत्ता से जुड़े थे। ये एक लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक बने और आने वाले समय में उनको उनकी बहादुरी के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए और उनकी ईमानदारी के लिए याद किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो आज हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री है वो मरती नहीं है, जो बातें हैं वो मरती नहीं है। गवर्नर मलिक साहब ने, मैं ये बड़ा बहुत क्या कहते हैं, विद हैवी हार्ट, उन्होंने झूठ बोला बहुत कश्मीरियों से, उन्होंने बहुत झूठ बोला कि फिर ये रिश्वत दे दी गई। किसने देखा? अगर वो एक बार सच बोलते कि आर्टिकल 370 कल हटने वाला है, ठीक है, तो हम यकीन करते हैं उनका। फैक्स मशीन खराब हो गई। अब कर भी देखिए, 5 अगस्त को उनका 5 अगस्त को 370 हट गया और 5 अगस्त को वो ये दुनिया छोड़ गए। अल्लाह उनकी और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये पक्ष आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कश्मीर के लोगों की भावना है जो बशीर साहब ने यहाँ पर रखी है। लेकिन जो बात नजीद भाई ने कही, वो बात को ही मैं अंडरलाइन यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों के साथ में उन्हें समझौता करना चाहिए और 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए। और जिस तरीके के उन्होंने उदाहरण दिए थे, वो बहुत ही खतरनाक उदाहरण थे। उन्होंने कहा था कि ये जो है सिख गुरु, उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, उन्होंने जनरल वैद्य का उदाहरण दिया, उन्होंने ऐसे तमाम उदाहरण दिए जिससे ये पता चलता है कि एक किस्म का वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ओपन थ्रेट था। और वो ये बात लगातार कहते रहे कि वो किसानों के साथ में खड़े हुए हैं और किसान आंदोलन को लेकर सुनीलम जी एक मिनट मुझे बस 30 सेकंड में ले लूंगा। अगर उनको लगा था कि किसानों से ज्यादती हो रही थी जाती, हम मानते हैं, तो उन्होंने पद अपना क्यों नहीं छोड़ा? गवर्नरी पे भी चिपके रहे और किसानों की बात भी करते रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां बर्दाश्त करती है? अच्छा, दूसरा ये कहना कि वो सरकारी अस्पताल में गए इलाज कराने के लिए, हर किसी एमपी राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसके पास सीजीएचएस का कार्ड होता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ्री। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस इलाज कराते, क्योंकि 70 साल के बाद कैशलेस इलाज होता है, तो वो कराते हैं। सरकारी बात आ गई है, ये आपकी बात ये आ गई है और हम लोग जो है डिबेट नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी बात रख दी पूरी, और पूरी बात सभी श्रोताओं ने सुनी है, पैनलिस्ट ने सुनी है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो जैसे आपकी बात के अंदर कोई मतलब किसी ने कोई जो है टिप्पणी नहीं की, मुझे लगता है कि हम लोग जब कभी डिबेट करेंगे, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। यह हम लोगों की पोजीशन है। हम लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो टेरिटरीज के अंदर जो 2 टेरिटरीज में बांटा गया है उसको खत्म होना चाहिए। वो हम लोगों की जो है सबकी, जो भी पैनलिस्ट हैं उनकी एकदम क्लियर कट पोजीशन है। लेकिन हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, तो आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो मैं किसानों के तौर पर, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष के तौर पर, एसकेएम के जो है एक कोर कमेटी सदस्य के होने के नाते जो किसानों की भावना है वो मैं रखने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में मैं लगातार उनसे मिलता रहा और उन्होंने ये बात बार बार ये कही कि किसानों के साथ में जो किया है और तुम्हारे जो 750 किसान जो शहीद हुए हैं, तो इनको जरूर, इनके साथ में जो है न्याय जरूर होगा, किसानों की बात को सुनना पड़ेगा। उसके बाद की बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि जब उन्होंने पुलवामा के सवाल को उन्होंने उठाया, मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि पुलवामा 2 हो सकता है, आम चुनाव के पहले राम मंदिर के ऊपर हमला जो है वो प्रायोजित किया जा सकता है और फिर से पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन किया जा सकता है। ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी, ये उन्होंने कहा और उसके बाद में पूरे देश में घूम घूम करके एक एक तरीके से उनका चलना फिरना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने देश को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये काम किया। मुझे लगता है कि अगर वो एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर नहीं होता तो वो जो आशंका व्यक्त कर रहे थे वो जरूर होता।
ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। तो मैं किसानों के मुद्दे के ऊपर और पुलवामा को जो एक तरीके से उन्होंने मैं तो ये कहूंगा कि भारत की सेना के साथ में वो खड़े हुए और ये वाली बात उन्होंने कही कि भाई जो 40 सैनिक हमारे मारे गए हैं उनको बचाया जा सकता था अगर उनको जो है हेलीकॉप्टर से या उनको विमान उपलब्ध करा दिया जाता, जो कि उनका राइट भी था और उसके उन्होंने डिटेल भी देने का काम किया। तो हम जैसा जानते हैं कि कोई जो है महामानव के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो भी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और हर इंसान की अपनी कमी होती है, अपना जो एक योगदान रहता है। तो उनका वो एक समाजवादी के तौर पर छात्र आंदोलन के अंदर उनका जो योगदान रहा, विधायक के तौर पर या उसके बाद में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ में चलने का जो उनका पूरा योगदान रहा और आखिरी समय तक वो किसानों के साथ में खड़े रहे, इसके लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और मुझे लगता है कि सबकी बात आ गई है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप इसका समापन करें। जी, तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे बीच हमारा साथी, हमारा वरिष्ठतम साथी, जिसने समाजवाद की मूल तत्व को पकड़ करके, चाहे वो सत्ता में रहा हो, चाहे वो सत्ता से बाहर रहा हो, हमेशा सत्ता से टकराता रहा, सत्ता में रहकर भी सत्ता से टकराता रहा, सड़क पर रह के सत्ता से टकराता रहा, संसद में रहकर सत्ता से टकराता रहा, राज्यपाल की कुर्सी पर रहते हुए सत्ता से टकराता रहा। ये हम सबको लिए आगे आने वाले दिनों के लिए निश्चित रूप से एक ज्योति का मसाल पुंज है, जो सेना के साथ खड़ा रहा, महिलाओं के साथ खड़ा रहा, किसानों के साथ खड़ा रहा, नौजवानों के साथ खड़ा रहा और हर हाल में खड़ा रहा। अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों को दांव पर लगा करके उसके साथ खड़ा रहा। सत्ता का आनंद ले सकता था, वो सुख भोग सकता था वो, लेकिन अंतिम समय तक जिस तरीके से वो उसकी इलाज हुआ और जिस तरीके से सत्ता ने उसको केवल नकारा नहीं, सत्ता ने उसके साथ प्रतिशोध लिया, सत्ता ने उसके साथ बदले की भावना से क्रूरतम तरीके से जो व्यवहार हो सकता था वो किया गया। और आज तो हद हो गई। जिस पर उसका पूरा अधिकार था, राजकीय सम्मान पर उसका पूरा अधिकार था, किसी भी स्तर पर उसका पूरा अधिकार था राजकीय सम्मान का, और उसको न देकर के ये सरकार ने अपने विभत्स चेहरे को उजागर किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी को सलाम पेश करते हैं, उसको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा जलाई गई